students, how are you? Now we are start our new unit. Fourth unit is chemical bonding and molecular structure. Now we are firstly discuss about chemical bond. What do you mean by chemical bond? तो बेटा chemical bond होता क्या है? हम कहते हैं कि कोई भी जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइंड होके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जब वो एटम कंबाइंड होते हैं तो बेटा उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि उन दोनों एटम्स को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है, बाइंड करके रखता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टू और मोर एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे मैंने कहा कि A प्लस B है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं बेटा, AB। तो इनके बीच में एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि A और B को बाइंड करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। इसी को ही हम क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल बॉन्ड। तो आपको जो ये निशान दिख रहा है, साइन दिख रहा है, ये है क्या, एक्चुअल में केमिकल बॉन्ड है। ठीक है बेटा, अब देखो कि जो ये एटम्स हैं वो कंबाइंड क्यों होते हैं, क्यों इनके बीच में फिर केमिकल बॉन्ड बनता है और ये किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, उसका क्या रीजन होता है। तो हम डिस्कस करेंगे अभी कि व्हाई डू एटम्स कंबाइंड, क्यों हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एटम कंबाइंड क्यों होते हैं। तो एक छोटा सा रीजन होता है, Why do atoms combine? तो उसका बेटा एक रीजन है क्या, स्टेबिलिटी। इसके बेटा 2 पॉइंट्स आएंगे स्टेबिलिटी के। वो क्या क्या आएंगे, स्टेबिलिटी के लिए ही कोई जो एटम होते हैं वो कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं और उनके बीच में केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी है क्या एक्चुअल में। देखो बेटा, फर्स्ट तो क्या, टू डिक्रीज एनर्जी, मतलब क्या है टू डिक्रीज एनर्जी। अब हम ये कहते हैं कि एनर्जी जिसकी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। स्टेबिलिटी का मतलब है बेटा कोई भी जो एटम है वो रिएक्टिविटी शो ना करे। रिएक्टिविटी का मतलब किसी अनदर एटम के साथ कंबाइंड ना हो, वो क्या करे, किसी एक एटम के साथ कंबाइंड हो जाए, एक से ज्यादा एटम के साथ कंबाइंड होके क्या करे, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा ले। ठीक है, फिर उसको रिएक्टिव नहीं होना पड़ेगा। जैसे अगर हम ये कहें कि हम क्या करते हैं बेटा, अपनी जॉब ढूंढते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, किस लिए, जॉब के लिए। तो हम ये कहते हैं कि जब हमें सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ये जॉब हमारे लिए है, तो हम वहां पर क्या हो जाते हैं, वही जॉब करने लग जाते हैं, वो हम क्या हो जाते हैं, वहां पर फिक्स हो जाते हैं। दैट मीन्स हमें क्या मिल गई है, स्टेबिलिटी मिल गई। सेम एज इट इज जो एटम्स हैं वो कंबाइंड क्यों होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। अब स्टेबिलिटी के भी कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। फर्स्टली, अगर कोई एटम अपनी एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर उसकी एनर्जी क्या है बेटा, कम है, तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर सपोज आपके अगर हम कहीं क्लास के अंदर एक मॉनिटर तो होता ही होता है। अगर बेटा एक मॉनिटर ऐसा है, 2 मॉनिटर रखे हुए हैं टीचर ने, एक मॉनिटर ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है उसको, ठीक है, मतलब अग्रेसिव नेचर है उसका, और एक ऐसा है कि उसका नेचर कैसा है, सॉफ्ट नेचर है। तो जो अग्रेसिव नेचर जिसका है उसका मतलब उसमें एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो वो बच्चों के साथ झगड़ा करने लग जाता है, कोई उसकी बात भी नहीं मानता है। तो क्या फिर वो मॉनिटर रहेगा, टीचर क्या सोचेगा कि भाई इसकी तो बात कोई मानता नहीं है तो इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया जाए, मतलब वो मॉनिटर नहीं रहेगा। इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। बट जिसका नेचर सॉफ्ट होता है वो क्या करता है, प्यार से सारी चीजें हैंडल कर लेता है, क्लासरूम को डिसिप्लिन में रखता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि वो उसकी एनर्जी कम थी बट स्टेबिलिटी उसकी रह गई ना, क्योंकि टीचर ने क्या बोला कि यही मॉनिटर रहेगा पूरे 1 ईयर के लिए। तो सेम एज इट इज
अगर किसी एटम की एनर्जी ज्यादा होती है तो वो क्या होता है बेटा, स्टेबल नहीं होता है, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि एनर्जी वो डिक्रीज कैसे करेगा। तो जब भी बेटा एटम्स कंबाइंड होते हैं, न्यू बॉन्ड की जब भी फॉर्मेशन होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम जब भी होगा, हमेशा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी कब रिलीज होती है, जैसे मैंने कहा कि A प्लस बी कंबाइंड हो रहे हैं तो इनमें क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, और जब भी कॉम्बिनेशन होगा क्या बनेगा, ए बी, तो बेटा साथ में क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। मतलब अब इनका यहाँ पर एनर्जी क्या है, हाई। ठीक है, हमने ये कहा कंबाइंड हो गए, जैसे ही कंबाइंड होंगे बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, लूज हो जाएगी। ये एनर्जी रिलीज हो चुकी है, हमने प्रोडक्ट में लिखी है ये एनर्जी, रिएक्टेंट में नहीं लिखी है। तो इसका मतलब इन एटम्स की एनर्जी क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई है, ए और बी की एनर्जी कम हो गई, और एनर्जी कम दैट मीन्स स्टेबिलिटी हाई। तो फर्स्ट समझ आ गया कि कोई भी एटम जो है वो कंबाइंड क्यों होता है, अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, और एनर्जी जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होगी। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड, कि कोई भी जो एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होता है हमें। सेकंड है टू कंप्लीट ऑक्टेट। बेटा एक चीज हमेशा याद रखना कि फर्स्टली जब हम केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं कि कोई भी एटम कंबाइंड हो रहा है तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है, दैट मीन्स बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो उसमें एटम को कंबाइंड होने की जरूरत क्यों पड़ी, फिर एटम कंबाइंड कैसे हो रहा है। ठीक है, कुछ एटम्स कंबाइंड हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम वन बाय वन देखेंगे। तो उसमें बेटा कुछ कंसेप्ट्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंसेप्ट्स आते हैं, सबसे पहले कॉसल और लुईस साइंटिस्ट दोनों ने मिलकर एक कंसेप्ट दिया था, और वो दिया था बेटा ऑक्टेट का। क्या होता है ऑक्टेट में अभी आपको बताऊंगी। देन सेकंड दिया था बेटा वेस्पर थ्योरी आएगी, फिर वीबीटी थ्योरी आएगी, फिर एमओटी थ्योरी आएगी। इन चारों थ्योरीज के बेस पर हम ये देखेंगे कि एटम्स कंबाइंड क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, एंड कुछ एटम कंबाइंड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ का रेशियो अलग होता है, कुछ का अलग रेशियो होता है, एंड उनकी अगर वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ये सारा डिस्कस हम करेंगे वन बाय वन के अंदर। तो कॉसल एंड जो लुईस साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये देखा क्या कि जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, इनमें क्या होता है बेटा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, एंड साथ में क्या किया कि इन गैसेस का रिएक्शन करवा के देखे अनदर एलिमेंट के साथ। तो जब उन्होंने देखा कि जब इनकी रिएक्शन हम अनदर एलिमेंट के साथ कराते हैं तो वो रिएक्टिविटी शो नहीं कर रहे हैं, तो उसका रीजन जानने के लिए उन्होंने क्या देखा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो हीलियम के आउटर सेल के अंदर, सबको पता होना चाहिए आउटर सेल सबसे बाहर वाली सेल जो है, ठीक है, सपोज करो आपके पास इस टाइप से है स्ट्रक्चर जिसमें सबसे बाहर है ये वाली सेल, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कितने प्रेजेंट है, हीलियम में 2। नियॉन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो लास्ट में 8 था, इसमें भी 8 था, इसमें भी 8 एंड 8, दिस वन 8। तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी नोबल गैसेस होते हैं उनके आउटर सेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो वो रिएक्टिविटी शो नहीं करती है, किसी भी अदर एटम के साथ या एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर रही है, मॉलिक्यूल नहीं बना रही है, कंपाउंड नहीं बना रही है, इसका मतलब वो अपने आप में क्या है, स्टेबल है। ठीक है,
तो उन्होंने ये कहा कि जिस भी एलिमेंट के आउटर सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। दैट मीन्स एलिमेंट हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है, अब देखो, अब इसमें तो 8 है ही नहीं, इसमें क्या है, डुप्लेट। तो उन्होंने सिर्फ ऑक्टेट के लिए बता दिया, डुप्लेट के लिए बस नाम दे दिया कि जिसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको डुप्लेट बोलते हैं, एंड 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। बट जनरली जितने भी एलिमेंट होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिएक्टिविटी शो करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही जो एटम्स है वो क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया मतलब वो किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे, और रिएक्शन नहीं कर रहे दैट मीन्स वो क्या है, स्टेबल, और स्टेबल है तो दैट मीन्स क्या हो गया, अब आगे रिएक्शन होनी ही नहीं है, बन गया जो बनना था। अगर वो एटॉमिक फॉर्म में रहना चाहता है तो एटॉमिक में रहेगा, मॉलिक्यूल में रहना चाहता है तो मॉलिक्यूल में। वो डिपेंड किस पे करता है, स्टेबिलिटी पर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये आया था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में आपको ये ध्यान रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8। कॉसल एंड लोएस साइंटिस्ट ने ये इसकी स्टडी की थी नोबल गैसेस पे। ठीक है, तो नोबल गैसेस किसी भी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, इसीलिए इनको बेटा नॉन रिएक्टिव गैसेस भी बोला जाता है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है, ये बता दिया था किसमें, ऑक्टेट के अंदर, ऑक्टेट रूल के अंदर। बट बेटा ऑक्टेट में भी कुछ लिमिटेशंस आ गई थी, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस थी। देन उसके बाद हम ये बात करेंगे कि हाउ डू एटम्स कंबाइन, एटम कंबाइन कैसे होते हैं, अभी तो क्यों हो रहे हैं ये डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट चीज ध्यान रखना, अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए ताकि वो स्टेबल हो सके, एंड अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ताकि वो फिर से स्टेबल हो सके। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी और अच्छे से देख लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जूम करके भी देख सकते हो, नहीं भी देखना तो मत देखो अगर यहाँ क्लास में समझ आ जाता है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या, जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8, बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो इसमें क्या लिमिटेशन आ गई थी वो देखना है आपको। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ भी लिमिटेशन के बारे में। बेटा बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे कि जो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में या फिर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें वो बन भी रहा है, फॉर्मेशन भी हो रही है, बट उसमें ऑक्टेट रूल फॉलो भी नहीं हो रहा। इसका मतलब वहां तो ऑक्टेट रूल हो गया ना, क्या फेल हो गया। तो उसके बाद फिर आगे और थ्योरीज आई जिसमें ऑक्टेट रूल नहीं लिया, कुछ अलग कंसेप्ट बताए गए कि ये एलिमेंट सर्वाइव क्यों कर, ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड सर्वाइव क्यों करते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम इतना देख रहे हैं, क्या, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन क्या थी, सबसे फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोला है दैट मींस H2, अगर हाइड्रोजन एटम बोलते तो ओनली क्या आता है, H। अब देखो हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड होते हैं, इस हाइड्रोजन के पास क्या होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, मैंने ये लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब अगर हम देखेंगे कि ये बॉन्ड बनाएंगे तो इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। तो क्या इनका ऑक्टेट पूरा हुआ, नहीं, ऑक्टेट में डुप्लेट की बात नहीं आती, सिर्फ किसकी बात आती है, ऑक्टेट की। तो हाइड्रोजन की तो फॉर्मेशन हो रही है जबकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट ये लिमिटेशन। सेकंड क्या, फॉर्मेशन ऑफ BCl3 एंड AlCl3। अब अगर हम देखें BCl3, देखो बेटा बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। अगर हम देखें, आपने 9th में भी पढ़ा था कि जो फर्स्ट सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, 2।
अब बचे कितने 3, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। स्ट्रक्चर भी बनाई होगी आपने, फर्स्ट सेल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन है एंड सेकेंड सेल के अंदर कितने हैं 1 2 3। दैट मीन्स लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 3। तो हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉटेड से रिप्रेजेंट करना अराउंड द सिंबल ऑफ एलिमेंट, उसको बेटा हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। केमिकल बॉन्ड बनेगा तब, केमिकल बॉन्ड के टाइप्स पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पर 3 मैंने कर दिया। नेक्स्ट देखो बेटा क्लोरीन है, कितने हैं 3 है। अब देखो क्लोरीन के पास कितने होते हैं, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17। फर्स्ट सेल के अंदर 2 मैक्सिमम, सेकेंड के अंदर मैक्सिमम कितने होते हैं 8। अब बचे कितने 7, तो लास्ट सेल के अंदर कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक क्लोरीन यहाँ है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, बाकी 6 इधर होंगे। तो मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ अच्छे से दिखे आपको। मैंने यहाँ बना दिया बोरोन क्लोरीन 1 2 3, ठीक है। ये तो है बेटा बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन के मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिए। कितने हैं 7 हो गए 7, सेम एज इट इज यहाँ पर 7, सेम एज इट इज यहाँ पर 7 होंगे, ठीक है। अब देखो बेटा इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ले तो इसका तो क्या हो जाएगा बेटा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, शेयरिंग हो गई। अगर हम इसका देखें तो इसका भी क्या हो रहा है ऑक्टेट कंप्लीट, और अगर इसकी बात करें तो इसमें भी क्या हो रहा है ऑक्टेट कंप्लीट। अब देखो बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इनके साथ शेयरिंग हो रही है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए देखो। अब इसके पास कितने आए काउंट करोगे आप, 3 तो खुद के थे, 3 क्लोरीन के हो गए, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब बोरोन हैज 6 इलेक्ट्रॉन। उसका क्या ऑक्टेट पूरा हुआ, नहीं हुआ, फिर भी वो क्या है स्टेबल है। दैट मीन्स BCl3 बन रहा है, एग्जिस्ट भी करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर तो ऑक्टेट रूल क्या हो गया फेल। तो BCl3 या फिर हम AlCl3 की बात करें तो यहाँ पर आप क्या ले लोगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3। कैसे, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है उसके एटॉमिक नंबर क्या होता है 13, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड में टोटल इलेक्ट्रॉन 8। आपको पता है ना 2n² से निकालते हम कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड में कितने। फर्स्ट मतलब n की वैल्यू 1 पुट करोगे, सेकेंड मतलब n की वैल्यू 2 पुट करोगे, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बचे कितने 3, तो यहाँ पर कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन की तरह। तो यहाँ भी क्या कर दोगे बेटा एल्यूमिनियम, फिर भी ये क्या करता है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है एग्जिस्ट करता है, बट सिंगल फॉर्म में नहीं, ये डायमेरिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन बेटा बात तो वही है कि यहाँ पर बोरोन जो है या एल्यूमिनियम है उसके तो पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं, तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल क्या हो गया फेल हो गया। तो ये चीज समझ आ गई, जल्दी से आप देख लो नोट कर लो। हम थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ PCl5। फॉर्मेशन ऑफ PCl5। देखो बेटा यहाँ पर हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन कितने थे 2 इलेक्ट्रॉन, बस 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, 8 नहीं थे। यहाँ पर बोरोन या फिर एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 6 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की बात नहीं हो रही है, क्लोरीन कंप्लीट कर चुका है ऑक्टेट, तो यहाँ ऑक्टेट फेल हुआ, बट बोरोन वाले केसेस में हो गया। तो ये तो पूरा एक ही कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें PCl5 की, तो बेटा जो फॉस्फोरस होता है उसके एटॉमिक नंबर 15 होता है 285। समझ आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। तो आपको क्या करना है, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे ही क्लोरीन, मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगी क्लोरीन का, क्योंकि पहले हम ड्रॉ कर चुके हैं। क्लोरीन के पास 1 2
रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि जब कोई भी एलिमेंट्स या एटम्स क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो बॉन्ड जो बनता है वो कौन सा बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा अगर हम देखें तो ऑक्टेट किसका कंप्लीट हो रहा है, क्लोरीन का, सेम जैसे इसमें था। बट फास्फोरस के पास देखो 5 तो इसके खुद के थे, 5 क्या हो जाएंगे, क्लोरीन। शेयरिंग मतलब ये बॉन्ड बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्फोरस के लिए भी काउंट होगा और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के लिए काउंट होगा। तो अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब क्या है, यहाँ तो देखो 8 से भी ज्यादा है, ऑक्टेट में तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो कितने हैं 10, मतलब ऑक्टेट रूल यहाँ भी क्या हो गया, फेल हो गया। फॉर्मेशन ऑफ PCl5 को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फॉर्मेशन ऑफ BCl3 AlCl3 को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ द SF6 सल्फर का। अब मैं नेक्स्ट जो पॉइंट बता रही हूँ बेटा अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना। SF6 इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है। हम 4th पॉइंट देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ SF6 सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, 2, 8, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ड्रॉ कर दो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसके पास 6 थे। फ्लोरीन बेटा, क्लोरीन जो है और जो फ्लोरीन है वो सभी एक ही फैमिली के मेंबर है, या हम ये कहें फ्लोरीन का आप देख के चलो, क्या एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, 2, 7, कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस 7, क्लोरीन में भी कितने थे, 7। ठीक है, तो सेम एज इट इज फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ शेयरिंग कर लेगा तो फ्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। जैसे ही शेयरिंग की 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेम एज इट इज इसके पास। अब देखो सल्फर की बात आती है, सल्फर के 6 तो खुद के थे, अब 6 किसके आ गए हैं, फ्लोरीन के। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने आए सल्फर के लिए, 12 इलेक्ट्रॉन। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ SF6 को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया ऑक्टेट रूल, क्योंकि ऑक्टेट के अकॉर्डिंग तो 8 ही होने चाहिए थे, बट सल्फर के पास कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे, जबकि फॉर्मेशन होती है SF6 की। तो यहाँ आ गया था लिमिटेशन। ठीक है, क्लियर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉसल एंड लुइस ने क्या कहा था बेटा कि जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मतलब वो रिएक्शन शो करेंगी ही नहीं। क्यों करेंगी, जब बेटा स्टेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां तो ऑक्टेट रूल कंप्लीटली फॉलो हो रहा है, नहीं। जब आगे स्टडी हुई बेटा तो क्या देखा गया, फॉर्मेशन ऑफ जिनॉन कंपाउंड, जिनॉन के जो कंपाउंड्स है वो मिले। इवन जिनॉन के पास तो बेटा आउटर सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है, तो फिर ये रिएक्टिविटी शो क्यों कर रहा है, क्या रीजन है कि रिएक्टिविटी शो कर रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ऑक्टेट रूल। तो बेटा जिनॉन के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं इवन उनका ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए भी, ये आपके आगे आएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो जिनॉन के कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को भी ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर है। तो आज हमने कुछ छोटे से पॉइंट देखे हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है और कोई भी जो एटम्स हैं वो कंबाइंड क्यों होते हैं, क्या रीजन है उनका। ठीक है, तो उनके मैंने 2 रीजंस बताए थे, एक तो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और अगर इन दोनों का मेन पॉइंट देखें तो वो क्या था, स्टेबिलिटी। ठीक है, और फिर हमने डिस्कस किया लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा कोवेलेंट, ये जो आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं ये है क्या एक्चुअल में, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड है क्या। तो बेटा इसके लिए कंसेप्ट क्या आता है, ये आता है हाउ डू एटम्स कंबाइन, एटम कंबाइन कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे आयोनिक बॉन्ड भी, कोवेलेंट बॉन्ड भी, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, उसको भी। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। ओके।